हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो हॉब्स के बारे में बनाया है वो हॉब्स अलग से मैंने स्पेशली हॉब्स के बारे में नहीं बताया, बल्कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत से उसको जोड़ा है। चूँकि हॉब्स, लॉक्स और रूसो ये तीन थिंकर हैं जिसमें से मैंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रकाश डाला है ना। अभी मैं स्पेशली तौर से हॉब्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हॉब्स, लॉक, रूसो और भी थिंकर हैं इसके अलावा भी, तो सबका अलग अलग टॉपिक मैं लेके चलूँगा। उसमें कई वीडियोज जाएंगी, तो आप ये मत सोचिएगा कि हॉब्स के बारे में उतना ही है, बल्कि अभी उसके बारे में बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो लॉक भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से ही संबंधित है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर प्रकाश डाल रहे हैं। आप उसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लॉक का प्राकृतिक दशा। लॉक के अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है। याद रखिएगा, लॉक ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा है और वह स्वभाव से नैतिक नियमों का पालन करता है। वह स्वभाव से नैतिक नियमों का पालन करता है, जबकि हॉब्स में ऐसा नहीं है। उसके अनुसार प्राकृतिक दशा शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और रक्षा की दशा है। परंतु समस्या तब पैदा होती है जब वह स्वार्थी मनुष्य नैतिकता के नियमों की अवहेलना कर दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगता है। यानी कि प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब कोई स्वार्थ, सेल्फिश की वजह से, सेल्फिश होने के कारण, यानी अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो नियमों का जब अवहेलना करता है, नियमों को जब तोड़ता है, तब वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दूसरे के अधिकारों का हनन होता है। लॉ के अनुसार प्राकृतिक दशा में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कानून निर्माता तथा इसे लागू करने वाला तथा इसकी व्यवस्था व्याख्या करने वाला होता है। यानी कि प्राकृतिक दशा में तो कोई राजा होता नहीं, लेकिन व्यक्ति खुद जो है कानून का निर्माता होता है और उसे खुद वो लागू करने वाला और उसकी व्याख्या भी करने वाला है। ठीक है, जिससे तो ये कह रहा है जिससे समस्या उत्पन्न होती है ना। यानी कि खुद भी व्याख्या कर रहा है, इससे समस्या पैदा होती है। लॉ के अनुसार प्राकृतिक दशा में व्यक्ति जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, याद रखिएगा, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये स्वतंत्रता और संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, याद रखिएगा, ये तीन अधिकार रहता है उसके पास। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीन प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसको। ठीक है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जिसमें संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकार होता है, जिसमें संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकार होता है। और याद रहे कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति में संपत्ति का जो अधिकार है सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉ के अनुसार प्राकृतिक दशा में विद्यमान जो कानून है उसको याद रखिएगा कि प्राकृतिक कानून नैतिकता के वे नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। यानी कि ब्लॉक ने जो प्राकृतिक दशा में कानून को बताया वो कैसा कानून है कि प्राकृतिक कानून नैतिकता के वे नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। इससे प्रेरित होकर मनुष्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समाज की स्थापना करते हैं। लॉक दो समझौते की बात करते हैं, है ना। एक समझौते का नाम है खुला समझौता, है ना, प्रथम सामाजिक या खुला समझौता, जो व्यक्तियों के मध्य संपन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि जो खुला समझौता होता है वो व्यक्तियों के मध्य होते हैं, यानी कि व्यक्तियों के आपस के बीच समझौते होते हैं जिसके द्वारा राज्य की स्थापना होती है। यानी कि इस समझौते से राज्य की स्थापना होती है। जो दूसरा समझौता है उसका नाम है निहित समझौता। यानी कि ये समझौता किसके बीच होता है? जो समुदाय और एक व्यक्ति राजा के बीच संपन्न होती है। यानी कि पहले समझौते जो हुए हैं वो व्यक्तियों के बीच हुए हैं, यानी समुदाय के बीच हुए हैं। अब वो समझौता, यानी पहले समझौता यानी समुदाय आप उसको कह सकते हैं, और दूसरा एक राजा है ना, जो राजा होता है उसके बीच समझौता होता है।
उसको निहित समझौता कहते हैं, कि जो समुदाय और एक व्यक्ति राजा के बीच संपन्न होता है, इसके अंतर्गत शासक लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व लेता है। और इस समझौते में जो शासक होता है, यानी जो राजा होता है, वो सबकी सुरक्षा करने के लिए, सबकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व लेता है, जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। लाख लोगों को प्राकृतिक, ये कटा हुआ है प्राकृतिक, लाख लोगों को क्रांति का अधिकार देता है। याद रहे कि लाख जो है क्रांति का अधिकार देता है, क्रांति रिवॉल्यूशन का अधिकार देता है। हॉब्स ने नहीं दिया, लेकिन जब जीवन का खतरा हो जाए तब क्रांति का अधिकार देता है हॉब्स भी, लेकिन लॉक जो है शुरू से ही देता है, क्रांति का अधिकार देता है। यदि राजा व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता तो उसके स्थान पर नए राजा को बैठाया जा सकता है ना। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता है, अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा पाता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता है, तो उसको हटा करके नए राजा को बैठाया जा सकता है ना। लॉक ने क्रांति शब्द के लिए अपील टू हेवन शब्द का प्रयोग किया। याद रहे, क्रांति शब्द, लॉक ने क्रांति शब्द के लिए अपील टू हेवन शब्द का प्रयोग किया है। लॉक संवैधानिक तंत्र का समर्थक है ना। लॉक संवैधानिक तंत्र का समर्थक है, इसलिए उसे राजनीतिक उदारवाद का जनक माना जाता है। याद रहे, लॉक को राजनीतिक उदारवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने लोगों को, पब्लिक को ये अधिकार दिया है कि अगर राजा लोगों के अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो उसको हटाया जा सकता है ना। और इसी को राजनीतिक उदारवाद का जनक कहा जाता है। जॉन लॉक ने अपने पहली पुस्तक फर्स्ट ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ठीक है, इनकी बुक है फर्स्ट ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, उसमें रॉबर्ट फिल्मोर की पुस्तक पैट्रियार्का की आलोचना की है। ठीक है, उसमें आलोचना की है। अपनी दूसरी पुस्तक सेकेंड ट्रीटीज में अपने राजनीतिक विचारों की प्रतिपादन के साथ साथ हॉब्स के विचारों का खंडन किया है। यानी कि जो सेकेंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, जो बुक है, उसमें उसने हॉब्स की भी आलोचना किया है, हॉब्स के विचारों का भी खंडन किया है। जॉन लॉक ने 1688 ईस्वी में रक्तहीन गौरवमयी क्रांति का समर्थन किया, इसलिए लॉक को इस क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, 1688 में जो रक्तहीन गौरवमयी इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी उसका उन्होंने समर्थन किया था, इसीलिए उसको, लॉक को, इस क्रांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि वो लोकतंत्र का समर्थक था। ठीक है, अगर उसने बताया कि अगर प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो फिर राजा को हटाया जा सकता है, तो इसी पे एक रक्तहीन गौरवमयी क्रांति का समर्थन किया। उसी बेस पर है, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जबकि राजतंत्र का समर्थक कौन था? हॉब्स था, और ये राजतंत्र का विरोधी माना जाता है लॉक को सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिनिधिक विचारक कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि लॉक को सामाजिक समझौते का प्रतिनिधिक विचारक कहा जाता है। लॉक के अनुसार सरकार की स्थापना एक ट्रस्ट के रूप में की जाती है, एक ट्रस्ट के रूप में की जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट क्या होता है आप समझ सकते हैं। केवल इसने बताया कि लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति केवल एक अधिकार अर्जित करता है। उसने कहा केवल एक अधिकार अर्जित करता है, वह है अपने संबंध में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के मामले में स्वयं न्यायाधीश होना व दंड देना, है ना। यानी कि उसने बताया कि
वो अपने संबंध में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के मामले में स्वयं न्यायाधीश होना व दंड देना। यानी ये खुद जो है एक पावरफुल हो जाता है एक तरीके से। अगर कहीं गलत होता है, अगर प्राकृतिक अधिकार की रक्षा नहीं हो पाती है, तो खुद न्यायाधीश हो जाता है। यानी खुद वो कह सकता है कि राजा सही नहीं है, खुद न्याय फैसला दे सकता है। नेक्स्ट है, लॉक के अनुसार जहाँ कानून का अंत होता है वहीं निरंकुशता शुरू होती है। जहाँ कानून का अंत होता है वहीं निरंकुशता शुरू होती है। लॉक के अनुसार कानून के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। लॉक ने भी कहा कि जिस एकमात्र उद्देश्य के लिए व्यक्ति सामाजिक समझौते की बात करता है वह निजी संपत्ति की सुरक्षा है। ठीक है, निजी संपत्ति की सुरक्षा है, यानी निजी संपत्ति की वैल्यू देता है। लॉ के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए अपने श्रम को मिला देता है, वह वस्तु उसी क्षण उसकी संपत्ति हो जाती है। नेक्स्ट लॉ कहता है कि प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून एक दूसरे में निहित हैं। ये सब कोटेशन है इसके, ये बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आते हैं, एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए इसकी वैल्यू है ना। ये पीसीएस, यूपी पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में आ चुका है, या आईएएस इत्यादि में भी ये पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको आप लोग पढ़ें। और इम्पोर्टेंट एक कथन है और एक वाहन है, वाहन ने इसकी आलोचना की है, लॉक की। हॉब्स की भी आलोचना किया था, सीवी वाहन। उसने कहा है कि लॉक ने सरकार के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया बल्कि विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सीवी वाहन जो है विरोधी थे हॉब्स के भी और लॉक के भी। तो इस तरीके से हॉब्स और लॉक के दोनों के सामाजिक समझौते से संबंधित जो विचार थे मैंने बताए हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में रूसो की विचारधारा बताऊंगा, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिपीट करिए। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और इस तरीके से प्रैक्टिस चलती रहेगी। ठीक है, और कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ZS सॉल्व पेपर आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर आप स्टडी कर सकते हैं, है ना। और याद रहे कि मैं अपने टीचिंग में कोई भी स्वार्थ नहीं रखता हूँ। मैं फ्री ऑफ कास्ट 100% फ्री, जो भी होगा 100% फ्री पूरा कोर्स TET PET का चलाऊँगा। तो जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी और सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का वीडियो रेगुलर जाता रहेगा, 2 टॉपिक में लेके चलूँगा। तो आप लोग का प्रेम अगर रहा, आप लोग का समर्थन ऐसे रहा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, ये रेगुलर चलता रहेगा। मैं सिर्फ कहता नहीं, उसको करता हूँ, और मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। बस आप लोग का जो है सिलेक्शन हो जाए, इसी में बहुत खुशी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।